जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। लोकसभा इलेक्शन के कुछ दिन बाकी है और एक उत्सुकता जो है लोगों के जहन में कि कौन आगे है, कौन सी पार्टी पीछे है, क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, सबके मन में बना हुआ है। उसी की जानकारी के लिए आज हम आए हुए हैं आजाद नगर में और हमारे साथ राजनीति के जानकार प्रद्युम्न जोशीला हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कौन सी जो हरियाणा की जो 10 सीट है उन पे क्या कुछ चल रहा है, माहौल कैसा है, खास करके हिसार के बारे में जानकारी लेंगे। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। भाई साहब क्या कहेंगे, बिल्कुल जो इलेक्शन का समय चरम पे है और लोगों के अंदर एक उत्सुकता है कि क्या हो रहा है। बिल्कुल आखिरी दौर में हरियाणा प्रदेश में जो लोकसभा का चुनाव होना है वो आ चुका है। 25 तारीख को वोटिंग है और लगातार जो चुनाव झोले खाते हुए कभी कोई नेता आगे चला गया, कभी कोई नेता चला गया, अब बिल्कुल जो आखिरी स्थिर जो पोजीशन होनी है उस पर चुनाव आ चुका है। प्रदेश की 10 लोकसभा क्षेत्रों में एक बात तो इस बार बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उभर करके आ रही है कि पिछली बार जो 6 लाख, 6.5 लाख वोटों से जीत हरियाणा प्रदेश में हुई थी, नेताओं को 8-9 लाख वोट मिले थे, इस बार वैसा तो कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 10 लोकसभा सीटों पर बड़ी कांटे की टक्कर होगी और 1 लाख या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख तक की हार जीत होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ सीटों पर हजारों में हार और जीत होगी और हर रोज कांग्रेस पार्टी ने जब अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया था, क्योंकि बीजेपी ने तो अपने प्रत्याशियों का ऐलान, आधे से ज़्यादा प्रत्याशियों का तो चुनाव की घोषणा से पहले कर दिया था, उसके बाद दूसरी सूची में 4 प्रत्याशी और आ गए थे। कांग्रेस ने काफ़ी लेट अपने प्रत्याशियों की घोषणा की, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भी आज के दिन चुनावी रेस में बने हुए हैं। क्या मान के चलें जो 10 सीट है उनमें जो कंपटीशन है, मुकाबला है, किस तरह का चल रहा है। देखो, फिलहाल अगर सीट वाइज बात करें, सबसे पहले हम सिरसा से ही शुरुआत कर देते हैं, जो हरियाणा के 2 राज्यों राजस्थान और पंजाब के बिल्कुल टच का एरिया है। सिरसा में कुमारी शैलजा कई सालों के बाद वापस लौटी हैं चुनाव लड़ने के लिए। डॉक्टर अशोक तंवर वहां 2 चुनाव हार चुके हैं और उससे पहले 2009 में वो वहां से सांसद रहे। अब वहां हालात ये है कि दोनों के बीच बड़ा कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। अशोक तंवर को जिताने के लिए 1 दर्जन बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सिरसा में योगी आदित्यनाथ की रैली करवाई गई, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं अशोक तंवर भी चुनावी मैदान में अभी बने हुए हैं। फिर सबसे बड़ी बात सिरसा में एक और देखने को मिलेगी कि इनेलो और जेजेपी दोनों का घी हल्का है, उनको कितने वोट पड़ते हैं। वहां तीसरे नंबर की लड़ाई इनेलो और जेजेपी में है। जेजेपी ने रमेश खटक, जो बड़ौदा के 3 बार के विधायक हैं, उनको मैदान में उतारा है, जब जो बारी प्रत्याशी हैं, जबकि इनेलो ने वहां नरवाना से ही पूर्व में जो बीजेपी के नेता रहे रामफल लोट, उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतारा है। दूसरी सीट अगर हम बात करें हिसार लोकसभा क्षेत्र की, हिसार लोकसभा क्षेत्र प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में गिनी जाती है, क्योंकि इस लोकसभा क्षेत्र में चौधरी देवीलाल के परिवार से 3 लोग चुनावी मैदान में हैं और चौथे जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो भी चौधरी देवीलाल की नर्सरी के से निकले हुए राजनेता हैं। चारों ही कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि चौधरी देवीलाल से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अब यहां जिस तरह से अमित शाह जी की रैली हुई है और उन्होंने 47 डिग्री टेम्परेचर में हजारों लोग उनको सुनने के लिए जो उमड़े हुए थे, और सबसे बड़ी बात उस रैली की ये रही कि आखिरी मिनट तक लोग उनकी बातों को सुनते रहे। ये तो जो बीजेपी का संगठन जो हिसार जिले का है वो कहीं ना कहीं उस रैली को सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाया, वरना तो अगर वो खुले में किसी और बड़े मैदान में होती तो बहुत जबरदस्त रैली होती। और दूसरी तरफ जयप्रकाश जेपी के चुनाव प्रचार के लिए केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही आए हैं, 3 ही नेता। कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता अभी तक नहीं आया है। ना राहुल गांधी का अभी तक कोई कार्यक्रम बनाया है, ना प्रियंका गांधी का अभी तक कोई कार्यक्रम बनाया है। इस सीट पर सबसे बड़ी बात जो देखने को मिलेगी वो यही है कि तीसरे नंबर पर कौन रहेगा। वो लड़ाई है इनेलो और जेजेपी की, दोनों देवरानी और जेठानी में से तीसरे नंबर पर कौन रहेगा, वो जो ओम प्रकाश चौटाला की जो विरासत है राजनीतिक रूप से, उसका फैसला करेगा। जबकि चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत किसके पास जाएगी, वो फैसला ये होगा कि यहां से कौन जीतता है। आज के दिन इस लोकसभा सीट पर चौधरी रणजीत सिंह आगे दिखाई दे रहे हैं। उसका कारण यही है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता उनके साथ जुटे हुए हैं और जेजेपी के जो 2 विधायक हैं, चाहे वो जोगीराम सियाग हो या पंडित रामकुमार गौतम हो, उन्होंने भी जो है इशारों में रणजीत सिंह की तरफ अपना इशारा कर दिया है।
दूसरी बड़ी बात, एक बात और जानना जी चाहूंगा कि मैं जैसे शुरू में जब जयप्रकाश को टिकट अनाउंसमेंट हुआ था, जी उस समय एकदम से जो जयप्रकाश का जो ग्राफ तेजी से ऊपर गया था, और अब आप जैसे आपने बताया कि आज के दिन रणजीत सिंह का ग्राफ जी तेजी से ऊपर जा रहा है, इसका कारण क्या मानते हैं? सीधी ही बात बताऊं आपको, जयप्रकाश जेपी के साथ आज वो लोग जुटे हुए हैं जो किसी समय अधिकतर इनेलो में होते थे। और इनेलो का जो वोटर या कार्यकर्ता, उसको एक बाजना वोट बोलते हैं, जो हो चाहे 100 लेकिन वो दिखते हजारों हैं। चौधरी जो देवीलाल की संबंधित जो पार्टियां थी, उनमें हमेशा ऐसा ही रहा है कि वो लोग बड़े जो है एकदम से चुनाव को उठाने का काम करते हैं, रैलियां भी उनकी बड़ी जबरदस्त हो जाती हैं। जयप्रकाश जेपी के साथ भी वही बनी, शुरू के 5-6 दिन उनका चुनाव बड़ा जबरदस्त उठा। और उसका कारण यह था कि जब किसी आदमी को अप्रत्याशित रूप से टिकट मिल जाती है, क्योंकि जयप्रकाश जेपी टिकट के लिए कहीं लाइन में दिखाई नहीं दे रहे थे, यहां ब्रजेंद्र सिंह की टिकट लगभग निश्चित दिख रही थी, क्योंकि वो बीजेपी को छोड़ करके आए थे। लेकिन एकदम से जब उनको मिली टिकट, जैसे अगर आपको दर्शकों को एक वाक्य याद हो, जब 2019 में जेजेपी बनी और उसके बाद 10 विधायक बनने के बाद उप मुख्यमंत्री बने दुष्यंत चौटाला, तो कई महीनों तक उनके कोठी पर पांव रखने के लिए जगह नहीं थी, कई कई हजार लोग आया करते, क्योंकि उनमें एक उत्साह था कि हमारा नेता उप मुख्यमंत्री बन गया। वही सेम सिचुएशन यहां जयप्रकाश के साथ रही। 7-8 दिन उनका चुनाव ठीक चला, उसके बाद हुआ ये कि कांग्रेस के जो 4 बड़े नेता इस क्षेत्र के हैं, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, किरण चौधरी हो और चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार हो, उनमें से कोई भी आज तक कहीं भी कोई चुनावी प्रचार में दिखाई नहीं दिया। सिर्फ एक बीरेंद्र सिंह ने एक मीटिंग रखी, वो भी कोई सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर। तो कांग्रेस का जो नेतृत्व है, वो कहीं भी जो है सिर्फ हुड्डा गुट को छोड़ करके जयप्रकाश जेपी के साथ दिखाई नहीं दे रहा। और ये वो तमाम नेता हैं जिनका हिसार लोकसभा में अपना एक प्रभाव है। जयप्रकाश जेपी के साथ सिर्फ इस तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं जो केवल अपने विधानसभा क्षेत्र से एमएलए बनना चाहते हैं, एमएलए का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो क्या मान के चलें, जो कांग्रेस है उसमें जी मौजूदा समय में गुटबाजी हैवी है? जबरदस्त गुटबाजी है। देखो, गुटबाजी तो सभी पार्टियों में होती है, बीजेपी में भी रही है, लेकिन बीजेपी एक अनुशासित पार्टी, उसने उसको मैनेज कर लिया। जिस दिन चौधरी रणजीत सिंह ने को टिकट मिली, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अभिमन्यु, रणबीर सिंह गंगवा या जो भी बीजेपी के दावेदार थे, वो इनकी मदद सही ढंग से नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे आज वो दौर आ कि तमाम नेता उनके लिए खुल करके वोट मांग रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो 10 साल से विपक्ष में है, उसके लिए ना कुमारी शैलजा आ रही, ना किरण चौधरी आ रही, ना रणदीप सिंह सुरजेवाला, डॉक्टर अजय चौधरी, वीरेंद्र सिंह का परिवार, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा मैदान में। और इवन दीपक बाबरिया जो प्रदेश के प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने एक चिट्ठी भी निकाली बाकायदा कि जिन लोगों ने, जो लोग मदद नहीं करेंगे विधानसभा चुनाव में या जिनके हलकों में पार्टी हारेगी, तो उनकी टिकट के लिए कमजोर होगी स्थिति। उसके बावजूद कोई आदमी जो है सोच ही नहीं रहा। दूसरी एक बड़ी बात इसके पीछे एक लॉजिक और मैं आपको बताऊं, यहाँ जयप्रकाश जेपी ने कुछ एक इस तरह के लोगों को हवा दे रखी है कि वो जो दूसरे नेता हैं जिनका अपना एक वजूद है, उनको उनके पास फटकने तक भी नहीं देते। 2-3 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि गाड़ी में बैठने के लिए भी आपस में जो है खिंचाव हो चुका है नेताओं का। और कई बार जो है स्टेज पर, मंच पर चढ़ने के लिए भी बड़ा जो है कांग्रेस पार्टी में कोई प्रोटोकॉल नाम की चीज है नहीं, अनुशासन है नहीं। और दीपक बाबरिया ने कई प्रयास भी किए, वो खुद भी इस हार में आए, इस हार में उन्होंने मीटिंगें भी की, लेकिन उसके बावजूद जयप्रकाश जेपी का चुनाव उठता हुआ दिखाई क्या नहीं मान के दे रहा। चले, इसमें कोई छवि की भी भूमिका रहेगी कि दोनों कैंडिडेट अलग अलग प्रवृत्ति के हैं? देखो, निश्चित रूप से बीजेपी के जितने नेता हैं वो अपने भाषणों में बार बार एक बात कह रहे हैं कि दो चेहरे हैं। प्रधानमंत्री के लिए एक तरफ नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ जो है इंडिया गठबंधन के 1 दर्जन से ज्यादा नेता है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, वो बड़ा सवाल। अगर स्थानीय लेवल पर देखें तो 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं मुख्य रूप से। एक तरफ चौधरी रणजीत सिंह की छवि है, दूसरी तरफ जयप्रकाश जेपी की है। पिछले काफी दिन से आपने भी देखा होगा और दर्शकों ने भी देखा होगा कि जयप्रकाश जेपी तो सरेआम जनसभाओं में सार्वजनिक रूप से भी लोगों को दबड़काने का काम कर रहे हैं। जो लोग नारेबाजी करते हैं उनको भी, मतलब इस तरह के शब्द वो यूज कर रहे हैं जो सार्वजनिक रूप से एक नेता को शोभा नहीं देता। दूसरी तरफ रणजीत सिंह चौटाला की जो छवि है, 32 साल कोई आदमी चुनाव हारे और उसके बावजूद वो निर्दलीय खड़ा और सभी पार्टियों ने जमानत जब्त करवा दी। वो लगातार 2008 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा आदमपुर बाई इलेक्शन कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चौधरी भजन लाल के सामने, उस दिन से लगातार हर महीने वो जो है इशारा आ रहे हैं।
लोगों के काम कर रहे हैं। लोगों में एक मैसेज ये है कि साफ छवि का आदमी है। इतना 1987 में जो आदमी विधायक बना हो और 87 से लेकर के आज तक 36 साल 37 साल के राजनीतिक इतिहास में उनके ऊपर कोई जो है दाग धब्बा नहीं है। उनके परिवार का भी कोई बहुत लंबा चौड़ा इंटरफेयर नहीं है उनकी राजनीति में। दूसरी तरफ जयप्रकाश जेपी के बारे में बीजेपी के नेता और जिस तरह से एक प्रचार चल रहा है कि ग्रीन ब्रिगेड उन्होंने बनाई, ग्रीन ब्रिगेड के समय किस तरह का शहर में और आसपास के क्षेत्र में माहौल रहा, और आज भी जो लोग उनके साथ घूम रहे हैं उनकी छवि भी बीजेपी के नेता लोगों को बार बार बता रहे हैं, जिससे विशेषकर जो शरीफ किस्म का आदमी है या जो एक व्यापारी टाइप का आदमी है या जिसको कोई बहुत लंबा चौड़ा राजनीति से नहीं लेना देना, वो लोग ये चाहते हैं कि शरीफ आदमी और साफ छवि का आदमी ही हमारा प्रतिनिधित्व करे। प्रोफेसर छत्रपाल का पंचग्रामी जो गांव है उनमें जी। काफी प्रभाव रहा है, क्या लग रहा है वो खुल के सपोर्ट करेंगे? नहीं, अब तो सारी बीजेपी उनके साथ लगी हुई है। जिस तरह से प्रोफेसर छत्रपाल भी यहाँ से दावेदार थे, वो लगातार 20-25 दिन नहीं दिखे कहीं। उसके बाद अभी जब नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री आए तो उन्होंने बड़ा जलसा किया अपने घर पर और वहाँ उनकी जो है पूरी तरह से मदद करने की बात। फिर उसके बाद वो लगातार सक्रिय हैं। छत्रपाल सिंह वो चेहरे हैं जिन्होंने चौधरी देवीलाल को हराया हुआ है, तो एक बड़ा नाम है और वो जिस तरह से मदद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिलेगा उसका। कम शब्दों में अगर ये जो 9 हल्के हैं इनका जी। विश्लेषण करें तो कौन किस पे भारी है, थोड़ा बता दें। अगर सीधा सीधा मैं बताऊं आपको, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र, वहां जो दोनों प्रत्याशी बड़ा कांटे का मुकाबला है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाली जाट गांव में आ रहे हैं महेंद्रगढ़ में, और जहां मोदी आते हैं आज भी देखो उनका करिश्मा जारी है, तो निश्चित रूप से वहां भी धर्मवीर सिंह बढ़त बनाए हुए हैं। उसके बाद अगर बात करें गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की, राव इंद्रजीत के मुकाबले राज बब्बर जो बाहरी भी हैं और एक फिल्म अभिनेता हैं, उसके मुकाबले राव इंद्रजीत की छवि, उनके ऊपर भी जो है आज तक कोई दाग नहीं है। इतना बड़ा उनका राजनीतिक कैरियर उनका और उनके पिताजी का रहा है। निश्चित रूप से उस सीट पर भी राव इंद्रजीत बीजेपी के लिए सबसे सेफ सीटों में वो है। फरीदाबाद लोकसभा एक ऐसी सीट दिखाई दे रही है जहां अप्रत्याशित रूप से कृष्णपाल गुर्जर को टक्कर दे रहे हैं महेंद्र प्रताप सिंह। दोनों गुर्जर चेहरे हैं। महेंद्र प्रताप सिंह कई बार के विधायक और मंत्री हैं और कृष्णपाल गुर्जर से राजनीतिक रूप से काफी अनुभवी हैं। उसके बाद अगर बात करें रोहतक लोकसभा क्षेत्र से, वहां दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से जो है चुनावी मैदान में हैं। 3 चुनाव वो जीत चुके हैं, अभी राज्यसभा में हैं और इस बार लग ऐसा रहा है कि वो फिर जीतेंगे। भोसड़ी में भी उनकी बढ़त। हाँ, वहां एक अप्रत्याशित रूप से एक बात जरूर देखने को मिल रही है कि गढ़ी सापड़ा किलोई जो खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां से विधायक हैं, उस हल्के में बीजेपी के वोट अवश्य बढ़ रहे हैं पिछली बार से। अगर सोनीपत लोकसभा की बात करें तो दोनों ब्राह्मण चेहरे हैं। वहां हार और जीत का पैमाना जींद जिला तय करेगा। जींद जिले में सतपाल ब्रह्मचारी को कितने वोट मिलते हैं, क्योंकि पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार का सबसे बड़ा कारण जींद जिले में जो हारे, वो सबसे बड़ा कारण उनका रहा। सोनीपत में उनका आज भी प्रभाव है, तो वो सीट पर बड़ा कांटे का मुकाबला है। अगर बात करें करनाल लोकसभा क्षेत्र की, तो करनाल लोकसभा क्षेत्र में कुछ भाजपाई नेता अंदर खाने मनोहर लाल खट्टर जी को हराना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मनोहर लाल जी जो उनका 9.5 साल का कार्यकाल रहा, उसमें उन्होंने लोगों से सही ढंग से बात नहीं की, लोगों से जो वो मिले जुले नहीं, तो उसका कहीं ना कहीं असर नाराजगी देखी जा रही है। उस सीट पर दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात उस सीट पर ये हुई कि कभी मुख्यमंत्री जी की बड़ी नजदीकी जो रही रोहिता रेवड़ी, पानीपत सिटी की विधायक रही बीजेपी की, उन्होंने एकाएक कांग्रेस ज्वाइन कर ली और भी कई बड़े नेता बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में चले गए। तो वहां कहीं ना कहीं जो है बड़ा क्लोज मुकाबला दिखाई दे रहा है। पहले वहां मनोहर लाल जी एक तरफा दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब वहां चुनाव फंस चुका है। उसके बाद अगर बात करें कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट की, वो बड़ी हॉट सीट है। 2 बड़े धनाढ़ लोग वहां खड़े हैं और तीसरे अभय सिंह चौटाला इनेलो के सर्वेसर वहां है। वहां बड़ा क्लोज मुकाबला चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि सुशील गुप्ता और नवीन जिंदल दोनों के साथ विश्वासघात कौन करता है, क्योंकि सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस ने वहां उनको समर्थन दे रखा है। कांग्रेस के नेता कितनी उनकी मदद करते हैं, और नवीन जिंदल नए नए भाजपाई हैं, तो भाजपा के नेता कितना उनको पचा पाते हैं। वहां नायब सिंह सैनी की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि वो वहां से सिटिंग एमपी रहे हैं। तो वहां कह भी सकते हैं बड़ा अभय कांटे का मुकाबला अभय दिखाई चौटाला दे के रहा लिए है। भी एक महत्वपूर्ण देखो, अभय चौटाला के लिए महत्वपूर्ण ये है कि उस सीट पर अभय चौटाला हारे या जीते, लेकिन उनको सम्मानजनक वोट मिल रहे हैं, जिससे जो उनकी पार्टी, जैसे पिछली बार जेजेपी को हिसार में एक सम्मानजनक वोट मिले, बेशक वो जीत नहीं पाए, उस सम्मानजनक वोट की वजह से उनके 10 एमएलए बने।
इतना निश्चित है कि अभय सिंह चौटाला की पार्टी कुरुक्षेत्र के चुनाव की वजह से जिंदा रहेगी राजनीतिक रूप से। विधानसभा में उनको बड़ा फायदा इसका मिलेगा। उसके बाद अगर बात करें अंबाला लोकसभा क्षेत्र की, वहां भी बड़ा अप्रत्याशित रूप से वरुण मुलाणा बड़ी कांटे की टक्कर दे रहे हैं बंतो कटारिया को। और वरुण मुलाणा जिनके पिताजी वहां से चुनाव लड़ चुके लेकिन वो हार गए थे, उनकी भी जीत इसी बात पर टिकी हुई कि कुमारी शैलजा और उनके समर्थक उनकी कितनी मदद करते हैं वोटिंग वाले दिन। क्योंकि लोक दिखावा तो तमाम नेता घूमते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सही मायने में कितनी मदद उनकी करते हैं। ये कुल मिलाकर के जो 10 की 10 लोकसभा सीटें थी उनका कंक्लूजन है। और 11वीं जो सीट है करनाल की विधानसभा, उसमें ऐसा लग रहा है कि नायब सिंह सैनी बड़ी आसानी से जीतने जा रहे हैं। कह सकते हैं कि हर सीट पे रोमांचक है सिस्टम जो भी है। बड़ा जबरदस्त इस बार का मुकाबला, पहली बार वर्षों में ऐसा हो रहा है कि हर सीट पर बड़ी जबरदस्त फाइट है। कोई भी प्रत्याशी अपने आप को सेफ नहीं समझ रहा, कोई भी प्रत्याशी ये नहीं समझ रहा कि मैं बड़ी आसानी से जीत जाऊंगा। अगर हरियाणा में सबसे सेफ सीट कोई दिखाई दे रही थी आज से 10 दिन पहले तक, तो वो करनाल लोकसभा थी। मनोहर लाल जी अपने वोट मांगने की बजाय पूरे हरियाणा में घूम घूम करके प्रत्याशियों के वोट मांग रहे थे। लेकिन पिछले 10 दिन से तमाम जो रिपोर्टें उनके पास आई, अब वो वहां जो है लोगों के बीच में है। 10 दिन से लगातार खुद नायब सिंह सैनी वहां घूम रहे हैं और पूरा जिसको ये कहते हैं देसी भाषा में कि पसीना आया हुआ खट्टर साहब को, तो सबसे सेफ सीट पर वो हालात है। दूसरी तरफ दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आज से 10 दिन पहले ये मान के चल रहे थे कि वो बड़े आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन अब हालात ये है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कि उनको भी बड़ा जो है क्लोज फाइट मिल रही है। खुद उनकी धर्मपत्नी जो दीपेंद्र हुड्डा की है, श्वेता मिर्धा, वो इससे पहले के चुनाव में कभी इतना प्रचार उन्होंने नहीं किया जितना इस बार कर रहे हैं। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे हरियाणा को छोड़ करके रोहतक पर ही ज्यादा जो है घूम रहे हैं। 10 की 10 सीटों में बड़ी क्लोज फाइट दिखाई कह सकते हैं अंजाम कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। एक कम शब्दों में आखिरी सवाल है हमारा, जो हिसार जिले के जो हल्के हैं नो जी, उसमें किसकी स्थिति मजबूत है, कौन है कमजोर लग रहा है आपको? देखो हिसार जो जिला लोकसभा क्षेत्र है, इसमें 7 हल्के हिसार जिले के हैं। हिसार शहर में कोई डाउट नहीं है, चौधरी रणजीत सिंह को सबसे बड़े मार्जिन हिसार शहर में मिलेगा। और यहाँ मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 50,000 वोटों से वो जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास यहाँ कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं। नलवा की बात करें, दूसरी बात अगर हम बात करें नलवा विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ से भी रणजीत सिंह चौटाला जीतेंगे। अब वो जीतेंगे कितने वोट से, वो अभी समय बताएगा। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में आज के दिन रणजीत सिंह चौटाला एज पर हैं। उसके बाद बरवाड़ा और आंसी, इन दोनों क्षेत्रों की लीड बड़ी जबरदस्त उनको मिल सकती है। भवानी खेड़ा में जो राजपूत वोटर हैं उन पर बड़ा दांव रहेगा कि राजपूत वोटर एक बार फिर से बीजेपी को वोट करते हैं या वो नहीं करते हैं। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि भवानी खेड़ा में भी रणजीत सिंह जीतेंगे। उसके बाद 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें आज के दिन एज जयप्रकाश जेपी को है, लेकिन जो जो चुनाव चलेगा, क्योंकि अभी तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में उकलाना में प्रोफेसर छत्रपाल सिंह ने समर्थन कर दिया है। इसके अलावा वहां जो तमाम बड़े नेता थे वो जो रणजीत सिंह के साथ हैं। और कुमारी शैलजा का धड़ा जयप्रकाश की मदद नहीं कर रहा है। जय कुमारी शैलजा खुद प्रभुवाड़ा उकलाना में पड़ता है। तो आखिर तक मुझे ऐसा लग रहा है कि उकलाना में मुकाबला बड़ा कांटे का रहेगा। उसके बाद अगर नारनौंद की बात करें तो नारनौंद में रामकुमार गौतम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि रामकुमार गौतम के पास कम से कम 35,000 वोट खुद के हैं, और वो अगर 35 में से 10-12 हज़ार वोट भी डाइवर्ट करवाने में सक्षम रहते हैं, तो वहां भी चौधरी रणजीत सिंह आखिर तक, अभी तो वहां जयप्रकाश जेपी आगे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है, किसान बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन आखिर तक वहां भी बड़ा क्लोज मुकाबला रहेगा। उचाना में जो चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो वोटर है वो आज के दिन चौधरी रणजीत सिंह के साथ दिखाई दे रहा है। वहां का जो ब्राह्मण मतदाता है वो बड़ी संख्या में रणजीत सिंह के साथ दिखाई दे रहा है। आज के दिन जयप्रकाश जेपी वहां रणजीत सिंह के मुकाबले कुछ आगे हैं, लेकिन जो अगले 3-4 दिन होते हैं, क्योंकि चुनाव में जिसकी सरकार होती है आखिर के 3-4 दिन चुनाव उन्हीं के पक्ष में ज्यादा बनता है, क्योंकि सरकार के पास हर तरह के जो है सिस्टम होता है और वो सरकार आखिरी तक, क्योंकि आज हम देख रहे हैं जैसे कहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री आया हुआ है, कहीं मध्य प्रदेश का आया हुआ है, कहीं कोई मंत्री आया हुआ है, कोई एमपी आया हुआ है, वो लोगों के बीच में रहते हैं, जबकि कांग्रेस के पास चुनाव लड़ाने के लिए ऐसी सिस्टम है ही नहीं। सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र और उदयभान, वो 3 कहाँ प्रचार करेंगे।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आखिर तक जो ये 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, इनमें उकलाना में तो जरूर बिल्कुल कांटे का मुकाबला रहेगा और उचाना और नारनौंद में भी अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। चुनाव अंततः चौधरी रणजीत सिंह जीतते दिखाई दे रहे हैं। तो आपके अनुसार कि अभी जो बीजेपी कैंडिडेट है बढ़त बनाए हुए हैं? जी बिल्कुल, मेरे अनुसार भी और जो लोग जो बोल रहे हैं, क्योंकि जो साइलेंट वोटर है वो कहीं ना कहीं। हमारे साथ अभी प्रद्युमन जोशीला राजनीतिक जानकार थे जिन्होंने विश्लेषण किया जो 9 हल्के अपना जो हिसार के हैं वो, और जो 10 लोकसभा सीट है उनका। बाकी जो चीजें होगी पता लग जाएगा, 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो लेकर उनसे हम आपको मिलाते रहेंगे, रूबरू कराते रहेंगे। और बाकी की जानकारी के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। मिलेंगे अगली अपडेट पे। मैं देव आजाद। जय हिंद, जय भारत।